हमने सीखा वर्ब की दो टाइप हैं, एक का नाम हेल्पिंग वर्ब और दूसरी का नाम मेन वर्ब। ठीक है, जो मेन वर्ब है वो तो दुनिया भर की है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो 5 कैटेगरीज में है। ठीक है, पहली कैटेगरी में आ गई इज, दूसरी में आ गई वॉज और वर, तीसरी में हैज, हैव और हैड, और नेक्स्ट में क्या आया, डू डज और डिड, और यही सब था। ठीक है, 5 कैटेगरी में अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, पहली है इज एम आर, दूसरी है वॉज वर, तीसरी है हैज हैव हैड, चौथी डू डज डिड और पांचवी मॉडल्स। हमने ये भी सीख लिया कि जो मॉडल्स हैं वो मेन वर्ब का काम करते नहीं करते, मेन वर्ब का काम नहीं करते। मॉडल्स थे कौन कौन से, कैन, कुड, विल, वुड, शैल और शुड, मे और माइट, मस्ट और नीड, हैव टू, ought टू, डेयर और यूज टू। ये 14 मेन मॉडल्स थे। ठीक है, ये 14 मेन मॉडल्स हैं। मेन मॉडल्स का मतलब है वो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडल्स हमारे पास और भी थे, बी टू, बी अबाउट टू, हैड बेटर, वुड रादर। पिछली क्लास में हम वो सब लिख के चले गए थे। ठीक है, हमने ये बात सीखी कि ये जो मॉडल्स है ना, ये सारे हैं क्या, मॉडल्स। ये जो कैटेगरी है और ये जो 4 कैटेगरी हैं, इनमें डिफरेंस है। इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है ही और मेन वर्ब भी बन सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहती हैं। फिर तुम्हें मैंने एक होमवर्क दिया था, क्या, सेमी मॉडल्स कौन से हैं, कौन से हैं, डेयर, नीड, और टू भी सेमी मॉडल है, और टू क्यों है, यूज टू भी है। ठीक है, फालतू बकवास है, सेमी मॉडल है सिर्फ 3। होता क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। किसी चीज को आप कोई भी चीज कह रहे हो तो उसके पीछे मैंने आपको क्या कहा है, लॉजिक होना चाहिए। मेरे पास लॉजिक है कि मैं नीड को क्यों सेमी मॉडल बोल रहा हूं, मेरे पास लॉजिक है मैं हैव टू को क्यों सेमी मॉडल बोल रहा हूं, मेरे पास लॉजिक है कि मैं क्यों डेयर को सेमी मॉडल बोल रहा हूं। अब जो लोग यूज टू को सेमी मॉडल बोल रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है जी, लॉजिक दे दो। एनीवन? हाँ जी बोलो। तो क्या यूज टू, वहां पे यही वाला यूज टू यूज हो रहा होता है, क्या यूज नाम की कोई वर्ब होती है, ये तो अलग वर्ब ही है यार। क्योंकि जो ये यूज टू है ये तो हैबिट बताता है, क्या वो यूज भी हैबिट बता रहा होता है, वो यूज तो यूटिलाइजेशन बता रहा होता है। तो खत्म हो गया लॉजिक। और टू क्यों है, और टू को कौन कह रहा है सेमी मॉडल, और टू को सेमी मॉडल कौन कह रहा है, कह तो तुम ही लोग रहे थे, मैंने तो कहा नहीं। अपने पास है, अपने पास 3 सेमी मॉडल्स हैं। कितने सेमी मॉडल्स हैं, 3। पहला नीड, दूसरा हैव टू और डेयर। ये 3 सेमी मॉडल्स हैं। इन तीनों को सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है बहुत डिटेल में कभी किसी दिन पढ़ लेंगे। अभी के लिए अपने को ये पता चल गया कि मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे
और ये चार कैटेगरीज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का काम भी करेंगे। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आई हैव अ कार, और मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया आई हैव ड्रिवन मैनी कार्स। एक तो लिखा आई हैव अ कार, दूसरा लिख दिया आई हैव ड्रिवन मैनी कार्स। अब क्या गेम है ये, क्या डिफरेंस है इन दोनों के हैव में? कोई डिफरेंस है? दोनों हैव सेम है या अलग अलग है? सेम ही तो है, HAVE। दोनों का फंक्शन अलग अलग है। क्या अलग अलग फंक्शन है? पहले वाला हैव जो है ये मेन वर्ब है, और जो दूसरे वाला हैव है ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पहले वाला हैव है मेन वर्ब, दूसरे वाला हैव है हेल्पिंग वर्ब। तो अब दूसरे वाला हेल्पिंग वर्ब है क्यों? क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब आई हुई है। फंडा क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर इज एम आर वोज वर हैज हैव हैड के बाद कोई और वर्ब आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। सिंपल सा फंडा। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू, और एक और लिख दिया आई एम अ टीचर। पहले वाले में हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाले में मेन वर्ब। सबको समझ में आ रहा है? मैंने लिख दिया आई डिड इट, आई डिड नॉट डू इट। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब है। आ रहा है सबको समझे? थर्ड, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब। एम क्या है? मेन वर्ब। क्लियर है सभी को? आवाज चाहिए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मेरे को है। मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। हैव सबको पता है मेन वर्ब है यहाँ पे। सबको पता है हैव मेन वर्ब है, हैं? क्योंकि हैव के बाद कोई और वर्ब तो आई नहीं। हैव के बाद कोई वर्ब थोड़ी आई है, हैं? हैव के बाद कोई वर्ब आई है या नहीं आई? आई है या नहीं आई? कितने लोग कह रहे हैं नहीं आई? शाबाश, ऐसे हाथ चाहिए जो लोग कह रहे हैं हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं आई। ये बाकी जो बच गए वो ये कह रहे हैं कि हैव के बाद वर्ब आई है। आई है हैव के बाद वर्ब? कौन सी? ब्रोकन वर्ब नहीं होती क्या? तो ब्रोकन नाउन है। कब से होने लगा? तो आर्टिकल के बाद चेयर लगा हुआ है नाउन। ए किस चीज के लिए लगा है? ए ब्रोकन के लिए या ए चेयर के लिए? ए तो चेयर के लिए लगा हुआ है, नाउन तो चेयर है। ब्रोकन, ब्रोकन वर्ब नहीं है। ब्रोकन वर्ब नहीं है? है और क्या? ब्रोकन वर्ब है, ब्रोकन वर्ब नहीं है। क्या है फिर? ये कब से हो गया? ब्रोकन वर्ब है, ब्रोकन वर्ब है। अरे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन नहीं होता ऐसा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हैव क्या है यहाँ पे? हैव क्या है यहाँ पे? कौन कौन कह रहा है मेन वर्ब इसको? रुक जाओ तुम, कुछ नहीं पता। क्यों भाई?
हैव मेन वर्ब क्यों है? अरे तेरे को ये रही ब्रोकन। क्यों ब्रोकन रही? और क्यों नहीं है ब्रोकन वर्ब? ये कैसे पता एडजेक्टिव है? मेरे को पता ही नहीं एडजेक्टिव चेयर की बता रहा है, मेरे को कोई और बात पता है तो बताओ। मेरे को ये बात आती ही नहीं कि नाउन के बारे में बता रहा है। क्या तुमने ऐसी ये बात नहीं सीखी थी? ये क्या है? आर्टिकल किस चीज के लिए लगा है? चेयर के लिए लगा है? नाउन के लिए लगा है? क्या तुमने ये बात सीखी थी आर्टिकल इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन? सबने सीखी थी? सारे बोल दो। आर्टिकल इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। आर्टिकल और नाउन के बीच में सारे बोलो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। ऐसी कोई बात हुई थी? हुई थी? तो मेरे को तो वही बात चाहिए होती है जो मेरे को, जो मैं तुमसे सीख चुका हूं। नई बात नहीं मेरे को समझ में आती कि जी वो चेयर के बारे में बता रहा है, मेरे को ही नहीं पता चेयर के बारे में क्या बता रहा है। मेरे को तो वो बात चाहिए होती है जो बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जितना तुम मुझे पढ़ाओगे मुझे उतना ही आता है, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। क्या तुमने मुझे पढ़ाया था ये बात कि आर्टिकल और नाउन के बीच में सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं? सारे बोल दो आर्टिकल्स और नाउन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। तो पुरानी बातों को याद रखना है। बोलो आर्टिकल्स और नाउन्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। दोबारा आर्टिकल्स और नाउन के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब आ सकते हैं। तो अब ये जो ब्रोकन है ना, और ये वही वाली थर्ड फॉर्म है मैंने तुम्हें बताया था। सारे बोलो V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेगी। दोबारा बोल दो V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेंगी। आवाज ही नहीं है तुम लोगों की। V1 प्लस ING, 2 दिन घर रह के आए हो, घर में तो और जोश आ जाना चाहिए, ठंडे हो के आए हो तुम तो। V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करेगी। देखो हमने 3 बातें सीख चुके हैं। एक बात तो हमने सीखी कि 2 + V1 वर्ब का काम नहीं करती, सीखिए ये बात। एक बात और क्या सीखी? V1 ING और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब का काम नहीं करती। करती तो है, लेकिन अगर ये क्या है? विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सारे बोल दो V1 प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब। भाई मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा आई गोन देयर, सही है क्या? मैंने लिख दिया आई गोन देयर की जगह ही गोन देयर लिख दिया, और यहां मैंने लिख दिया आई गिवन ए पेन। सही है ना दोनों सेंटेंसेस? सही है क्या दोनों सेंटेंसेस? क्या करना चाहिए? या तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, या वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आई गिवन ए पेन की जगह आई गेव अ पेन। ठीक है, या आई हैव गिवन ए पेन। ठीक है, ऐसे ही गोन देयर की जगह ही वेंट देयर या ही हैज गोन देयर। आ रहा है समझ में? पंडा क्लियर हो रहा है? अभी ये दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब वर्ब का काम नहीं करती। आ रहा है सबको समझे? चलो, अगर ये बातें सबको समझ में आ गई तो अपन नेक्स्ट अपनी बात पे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ पे हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब। आ रहा है सबको समझे? ये वाला जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है।
ये वाला हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या ये हैव मेन वर्ब। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है यहाँ तक का आइडिया सबको? श्योर, ठीक है। अब पिछली क्लासेस में ना हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए थे, मेरे को वो सेंटेंसेस और बताने पड़ेंगे अब तुम्हें। हाँ, आई एम एट एसके क्लासेस। सेकंड था जी आई एम स्टैंड, शाबाश। थर्ड था शी हैज नॉट डू हर होमवर्क। दे आर आए, कोई नहीं, उसका फर्क ही नहीं पड़ता। और बस पहले तो इन 10 में हमने ये तो निकाल लिया था कौन सी हेल्पिंग वर्ब है कौन सी मेन वर्ब है, बाकियों में तो कर ही लिया होगा। पहले में हेल्पिंग वर्ब है, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब है, तीसरे में मेन वर्ब है, चौथे में हेल्पिंग वर्ब है, पांचवे में मेन वर्ब है, छठे में फिर से हेल्पिंग वर्ब है। ये जो है ये है हमारी मेन वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी ये हमारी मेन वर्ब और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। ऐसा ही है, ऐसा ही है क्या? इतने क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां तक की बात सबको क्लियर है? पक्का? क्या लास्ट क्वेश्चन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक बात ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, तो हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, विजिट है मेन वर्ब। आ गया सबको सुने? आवाज चाहिए? ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी को भी, सारे क्वेश्चन सबको समझ में आए हुए हैं? आवाज चाहिए? अब आपने ये देखना है इनमें से कौन कौन से गलत हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं। पता नहीं मुझे, एक बार ये देख लो कौन कौन से गलत हैं।
10 में से मेरे को ऐसा लग रहा है 6-7 गलत हैं। सारे सही हैं, 7 गलत है, 7 सही है, 3 ही गलत है। नहीं नहीं, 5 तो कम से कम गलत है, कम से कम। सेकंड सही है, आई एम स्टैंड। सही तो है, मैं स्टैंड हूं। नहीं तो क्या चाहिए बताओ। आई एम स्टैंड क्या होना चाहिए? यहाँ चाहिए आई एम स्टैंडिंग। कारण है आई एम स्टैंड हियर, गलत है, आई एम स्टैंडिंग हियर। ठीक है, कारण आई एम स्टैंड का तो मतलब होगा मैं स्टैंड हूं, मैं स्टैंड थोड़ी हूं। ठीक है, मैं अपना एक्शन बता रहा हूं। यहां से एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात सीखनी है, वो ये कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, जब इनके बाद मेन वर्ब्स आती हैं तो एवं ही कुछ भी नहीं आ जाती। हर एक चीज के कारण है, हर एक चीज के साथ कोई और कहानी है। तो कहानी सीखना कि अगर इज, एम और आर, या वॉज और वर, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होंगी ना, तो इनके साथ या तो आईएनजी आएगा और या फिर थर्ड फॉर्म ही आएगी। बोलो इज एम आर। आवाज नहीं आई मुझे। इज एम आर वॉज वर के साथ हमेशा या तो आईएनजी आएगा या फिर थर्ड फॉर्म आएगी।
दोबारा बोल दो, इज एम आर, दोबारा बोल दो, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव हैड, हैज हैव हैड की बात तो नहीं हुई, इज एम आर, वॉज वर के बाद हमेशा या तो आईएनजी आएगा या थर्ड फॉर्म आएगी। इज एम आर, वॉज वर के बाद हमेशा या तो आईएनजी आएगा या फिर क्या आएगी, या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म। पहले में क्यों नहीं आया आईएनजी या थर्ड फॉर्म? हाँ अब बताता हूँ, पहले में क्यों नहीं आया? यस, वो कहानी तब है जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। क्या पहले में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है? वो तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो ये कहानी नहीं है। फंडा क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज एम आर वोज वर जब हेल्पिंग वर्ब बनेगी या तो इनके बाद क्या आना चाहिए, आईएनजी, या फिर आना चाहिए थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन उठता है क्यों, कब, कैसे? क्यों, कब, कैसे? तो सबसे पहली कहानी कि जो इज एम आर वोज वर है ना, ये कॉन्टिन्यूस टेंस बनाते हैं। कौन सा टेंस बनाते हैं? सुनिए कभी कॉन्टिन्यूस टेंस, सुना है सभी ने? और क्या ये बात आपको अभी याद है, कल परसों में हमने सीखी थी कि आईएनजी जो है वो कॉन्टिन्यूस की वर्ब होती है। आईएनजी किसकी वर्ब होती है? कॉन्टिन्यूस। तो इजएमआर के साथ जब भी आईएनजी आता है ना, तो समझो वो कौन सा टेंस है? सारे बोल दो कौन सा टेंस है, सारे बोल दो कौन सा टेंस है। दूसरी बात और समझना कि वो जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है? दोबारा बोल दो क्या होता है, एक बारी और बोल दो क्या होता है। वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ग के साथ जब आईएनजी आता है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव वॉइस। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ठीक है, फिर आता है थर्ड फॉर्म, फिर आता है थर्ड फॉर्म। ये क्यों आता है? इज एम आर वोज वर्ग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आती है ना, तो वो हमेशा पैसिव वॉइस होता है। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो सबको आते ही होंगे अच्छे से, सबको पता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं। ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसको पता ही नहीं। कोई है ऐसा जिसको ना पता हो? एक बच्चा कह रहा है बस। अच्छा, ये तो सबके ही बुरे हाल हैं। ठीक है, क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू, और एक सेंटेंस और लिख दिया यू आर बीइंग, नहीं लिख रहा मैं सिंपल बना रहा हूं, यू आर टॉट बाय मी। मैंने दो सेंटेंसेस लिख दिए, एक सेंटेंस तो लिखा है आई एम टीचिंग यू, और दूसरा लिखा है यू आर टॉट बाय मी। अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं, ये जो दो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस में कहानी क्या है? पहले वाले सेंटेंस में पढ़ाने वाला कौन है? आए, क्या वो सब्जेक्ट की जगह पे ही लिखा गया है? आवाज चाहिए। दूसरे वाले सेंटेंस में यू पढ़ाने वाला है, पहले वाले में एक्शन क्या हो रहा है, दूसरे वाले में भी एक्शन क्या हो रहा है, टीचिंग। दोनों में पढ़ाया जा रहा है, यस और नो? यहां पे पढ़ा कौन रहा है? आए, यहां पे पढ़ा कौन रहा है? जो मी है पढ़ाने वाला, दोनों में ही आई है, लेकिन क्या इसका पढ़ाने वाले के सामने पहले कौन लिख दिया? यू। पहले वाले सेंटेंस का मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, दूसरे का मतलब क्या है? तुम मुझसे पढ़ रहे हो या तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, यही मीनिंग है। आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, ही वॉज बिटन बाय हिज वाइफ। क्या लिख दिया मैंने? ही वॉज बिटन बाय हिज वाइफ, ये है सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ही वॉज बिटन बाय हिज वाइफ, इस सेंटेंस में ही पीटने वाला है या पिटने वाला है?
ही डूअर है या रिसीवर है? ही क्या है? रिसीवर। इन द सेम वे यहां पे आई डूअर है या रिसीवर है? यू, यू क्या है? रिसीवर। जब वर्ब का रिसीवर पहले आ जाए ना, जब वर्ब का रिसीवर पहले आ जाए उसको बोला जाता है पैसिव वॉइस। कौन पहले आ जाए? सारे बोल दो, कौन पहले आ जाए? रिसीवर। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए? आ रहा है सबको समझ में? क्या? जब रिसीवर पहले आ जाए तो, जब रिसीवर पहले आ जाए तो पैसिव, और जब डूअर पहले आ जाए तो एक्टिव। जब डूअर पहले आ जाए तो एक्टिव वॉइस। एक्टिव क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें डूअर एक्टिव है। इसको एक्टिव वॉइस बोला क्यों? क्योंकि डूअर जो है वो एक्टिव है। इसको पैसिव क्यों बोला? क्योंकि इसका डूअर जो है वो पैसिव है। समझ में आ रही है मेरी बात? आया समझ में? या गया? आया या गया? डूअर एक्टिव का मतलब है कि डूअर ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और डूअर पैसिव का मतलब है कि डूअर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा। ये सेंटेंस है, ही वॉज बिटन बाय हिज वाइफ। इस सेंटेंस में डूअर कौन है? हिज वाइफ। लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट थोड़ी है। ये तो सेंटेंस में पीछे प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखी गई है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक और सेंटेंस देखो। मैंने सेंटेंस लिख दिया कि शी वॉज टेकन होम। क्या लिख दिया? शी वॉज टेकन होम, उसे घर ले जाया गया। अब शी खुद घर गई है? शी डूअर है या रिसीवर है? डूअर है या रिसीवर है? अगर ये रिसीवर है तो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? रिसीवर का मतलब है शी ने काम किया है या शी ने कुछ नहीं किया। मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा कि इट वॉज डन। क्या लिख दिया? इट वॉज डन, मतलब है ये काम किया गया। कोई भी इट होगा, कोई भी चीज होगी, वो किया गया। इट ने कुछ किया है या इट पे काम हुआ है? इट ने कुछ किया है या इट पे काम हुआ है? मैंने लिख दिया टू लेटर्स वर पोस्टेड। क्या लिख दिया मैंने? टू लेटर्स वर पोस्टेड। टू लेटर्स ने कुछ किया है या टू लेटर्स पे काम हुआ है? टू लेटर डूअर हैं या टू लेटर रिसीवर हैं? टू लेटर क्या है? रिसीवर। जब भी रिसीवर पहले लिखा हुआ है ना, तो वो कैसा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस। कैसा वॉइस होता है? पैसिव वॉइस। कोई समझ में आ रही है बात? आवाज चाहिए? सारे बोल दो इज एम आर। सारे बोल दो इज एम आर। वॉज वर के बाद हमेशा या तो आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी ये जो सेंटेंस लिखा था टू लेटर्स वर पोस्टेड, उस सेंटेंस को अगर मैं यूं लिख दूं, आई पोस्टेड टू लेटर्स। क्या लिख दूं? आई पोस्टेड टू लेटर्स। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कहानी क्या है? इजएमआर वॉज वर्ब के बाद अगर आईएनजी होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और थर्ड फॉर्म होगी तो वो पैसिव वॉइस होगा। फंडा क्लियर हो गया? आवाज चाहिए? यानी कि तुम्हें पैसिव वॉइस की पहचान भी होगी कि इजएमआर वॉज वर्ब के बाद अगर कभी भी थर्ड फॉर्म नजर आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। फंडा क्लियर है यहां तक का? चलो, अगर ये बात सबको समझ में आती है तो सेकंड वाला सेंटेंस देखो। उसमें आई एम स्टैंडिंग आना चाहिए या आई एम स्टूड आना चाहिए? एम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म लगा दो, आई एम स्टूड। सही नहीं है? क्यों, क्या दिक्कत है? आई डूअर है या रिसीवर है? मैंने कहा मैं खड़ा हूं तो मैं, कोई मेरे को खड़ा कर रहा है या मैं खड़ा हूं? मैं अपने आप खड़ा हूं, तो मैं क्या हूं? डूअर। डूअर हूं तो थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए। क्या चाहिए? स्टैंडिंग। आया समझ में? सारे बोल दो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड भी सही है। किस किस को लग रहा है थर्ड गलत है? अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है थर्ड गलत है। क्या आना चाहिए? ये नहीं पता? क्या आना चाहिए? है? डू की जगह पे डिड या डन? क्यों? तो डिड थर्ड फॉर्म होती है? और कौन कह रहा है गलत इसको? क्या? क्यों? 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 जैसे इजएमआर वॉज वर के बाद या तो आईएनजी आता है या थर्ड फॉर्म आती है ना, वैसे ही हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। बोलो हैज हैव हैड। आवाज चाहिए। हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सारे बोल दो हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके पीछे भी लॉजिक है, परफेक्ट टेंस की कहानी होती है, लेकिन आज अभी वो सब कहानियां नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना बोलेंगे। बोलो हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। दोबारा बोल दो हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें क्यों नहीं आई? यहाँ पे हैव क्या है? मेन वर्ब। हम जो कह रहे हैं इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तब हम इसको क्या बना रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वापस से बोलो इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा या तो आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा बोल दो इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा या तो आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा बोल दो हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। आया या गया? आया या गया? तो शी हैज नॉट डिड डू डज डिड। डू की फॉर्म्स क्या होती हैं? फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डज। डज होती है ना थर्ड फॉर्म, और डन होती है फोर्थ फॉर्म। अंग्रेजों जिसमें एस या एस लगा है वो तो फर्स्ट फॉर्म ही कहलाती है। क्या कहलाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो डू की फॉर्म होती है डू डिड डन। डू की फॉर्म क्या होती है? डू डिड और डन। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, अगर ये बात सबको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डू नहीं चाहिए, यहाँ पे अपने को चाहिए क्या? डन। एक वही ऑफिस में रखते हो। ठीक है, यहाँ पे अपने को चाहिए क्या? डन। कह दो समझ में नहीं आया। कह दो समझ में नहीं आया। देखना कोई और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से ठीक होता हो तो। कोई और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सही होता हो तो। टेंथ क्वेश्चन देखो। ना भाई, हेड क्यों आएगा? हम्म, अभी तक भी नहीं हुआ, प्रेजेंट में आ गया। हमें कहाँ लिखा प्रेजेंट है पास्ट है? हाँ भाई, टेंथ क्वेश्चन। क्या यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब विजिट है? फर्स्ट फॉर्म है ये। विजिट 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 होता है। विजिट की सारी फॉर्म सेम होती हैं। विजिट विजिट विजिट। हाँ, विजिट विजिटेड विजिटेड। कर दो ना ठीक फिर। हाँ जी,
बीन, हैव यू एवर बीन टू जिंदल? हाँ डायरेक्ट बीन, बीन विजिटेड, बीन के साथ विजिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, विजिटेड हटा ही दें, बीन लगा दें, हाँ वो भी सही है, वो भी सेम मीनिंग देगा। एक ही मीनिंग के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स भी तो हो सकते हैं, जैसे एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, वैसे ही एक मीनिंग के लिए एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। यस, आई एम, ना दा लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। और कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में? फिफ्थ क्वेश्चन देखना। शी वॉज प्ले इन ए पार्क, विजिटेड विजिटेड, विजिट विजिटेड विजिटेड, सेकंड भी विजिटेड, थर्ड भी विजिटेड। फिफ्थ क्वेश्चन, शी वॉज प्ले इन ए पार्क, सही तो है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज जब हेल्पिंग वर्ब बनती है इसके बाद या तो आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दो, शी वॉज प्लेड इन ए पार्क। सही नहीं है? शी वॉज प्लेड इन ए पार्क। शी डूअर है या रिसीवर है? शी डूअर है या रिसीवर है? अगर डूअर है तो पैसिव तो चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए? शी वॉज प्लेइंग इन ए पार्क। क्या सेंटेंस बन जाएगा? शी वॉज प्लेइंग इन ए पार्क। ठीक है, डन है क्या? आ रहा है सबको समझ में? शी वॉज प्लेइंग इन ए पार्क। ठीक है, फोर्थ सही ही था। तुम लोग कह रहे थे देखो तीन गलत हैं, चार तो हो चुके, चार तो गलत हो चुके, और अभी तो कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ सही था, फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, सिक्स्थ भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, सेवंथ आ गया, एट्थ आ गया, नाइन्थ आ गया। इसमें क्या लिखा है और इसमें क्या लिखा है? यही तो बच गए। पहली कैटेगरी कौन सी थी? इज एम आर। दूसरी कैटेगरी वॉज वर। तीसरी कैटेगरी हैज एवर। चौथी कैटेगरी डू डज और डिड। क्या आएगा डू डज डिड के बाद? डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। सारे बोल दो डू डज डिड, सारे बोल दो डू डज डिड। अब ये वो बेसिक बातें हैं जो सबको हर हाल में पता होनी चाहिए। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती तो आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन है में ही गलत कर रहे होते हो। ठीक है, और ये बातें लोग सिखाते हैं टेंस पे रट्टा मरवाते हुए कि टेंस में रट्टा मार लो कि सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। वहां आधे रट्टे लग रहे होते हैं, आधे गायब हो रहे होते हैं, क्योंकि वो रट्टे होते हैं। रट्टे का तो गेम ही यही है। समझोगे ना गेम तो कहानी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, हालांकि इन हर चीज के पीछे लॉजिक है कि डू डज डिड के बाद V1 आया तो आया ही क्यों? V1 ही क्यों आया, और कुछ क्यों नहीं आया? V2 क्यों नहीं आया, V3 क्यों नहीं आया? इनके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन धीरे धीरे करके वो लॉजिक सामने आएंगे। एक दिन में सारे लॉजिक्स नहीं ला सकता मैं। बोलो डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक बात और ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ना, मेरा फर्स्ट फॉर्म से मतलब है वर्ब की नेचुरल फॉर्म। तो बोल दो, बोलो डू डज डिड। आवाज सबकी चाहिए, डू डज डिड। आवाज है नहीं, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। एक बारी और, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। नेचुरल कौन सी थी? जो बेस फॉर्म थी, जो प्लूरल फॉर्म थी। बोलो वर्ब की नेचुरल फॉर्म, सारे बोल दो वर्ब की नेचुरल फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। दोबारा बोल दो, वर्ब की नेचुरल फॉर्म
आवाज नहीं आ रही मुझे। वर्ब की नेचुरल फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। सिंगुलर कौन सी होती है? जिसमें पीछे क्या लगा होता है? एस तो एस वाली नेचुरल फॉर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? हमने कहा ना फर्स्ट फॉर्म में दो फॉर्म है अपने पास। एक तो फर्स्ट फॉर्म जो खुद है ही नेचुरल फॉर्म, और एक फर्स्ट फॉर्म में एस को भी तो हमने फर्स्ट फॉर्म बोला। एक गो है और एक गोज है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? सारे बोलो। गो और गोज में से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? दोनों है। कम और कम्स में से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? मैंने कहा बाय और बायज में से फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? दोनों है। दोनों में से नेचुरल फॉर्म कौन सी है जिसमें पीछे एस नहीं लगा? बोलो। वर्ब की नेचुरल फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। दोबारा बोल दो। वर्ब की नेचुरल फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। एक बारी और। वर्ब की नेचुरल फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही क्या लग जाएगा? एस लगते ही वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर। एस होते ही क्या हो जाएगी? वो सिंगुलर। क्या सिंगुलर फॉर्म नेचुरल है? सिंगुलर फॉर्म नेचुरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल हमेशा प्लूरल है। क्योंकि नेचुरल हमेशा प्लूरल है। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो। रहेगी फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन वो नेचुरल नहीं रहेगी। क्योंकि हमने नेचुरल का मतलब क्या है? जो नेचर ने बना के छोड़ दी वही होती है नेचुरल। हमने उसमें कोई भी छेड़छाड़ कर दी तो वो चीज नेचुरल नहीं है। हमने उसमें क्या लगा दिया? एस या एस। क्या वो नेचुरल रही? हमने डिराइव फॉर्म बना दी। वो कैसी फॉर्म बना दी? डिराइव। एस या एस लगने के बाद रहेगी फर्स्ट फॉर्म ही। रहेगी फर्स्ट फॉर्म। मैंगो है। मैंगो है। मैंगो के ऊपर उसका छिलका है, हमने छिलका उतार दिया। क्या वो नेचुरल फॉर्म में? क्या वो नेचुरल फॉर्म में? अगर मैंगो के ऊपर उसका छिलका है ना, तो वो 2 दिन भी पड़ा रहे तो शायद खराब ना हो। लेकिन जैसे ही हमने उसका छिलका उतार दिया, तो क्या उसकी जो शेल लाइफ थी, जो उसकी लाइफ थी, वो आपने कम कर दी? आवाज चाहिए। लेकिन क्या अभी भी वो मैंगो ही है? मैंने सिर्फ छिलका उतारा है, क्या अभी भी वो मैंगो ही है? सारे बोल दो। भले ही वो उसको हमने पल्प बोल दिया, है तो मैंगो का ही पल्प। यस और नो? अब मैंने क्या किया? मैंगो से मैंगो शेक बना लिया। मैंगो से मैंगो शेक बना लिया। अब भी वो मैंगो ही है। नहीं, फॉर्म तो चेंज होगी। क्या वो मैंगो है? मैं कह दूं मेरे को मैंगो दो, तो उस मैंगो शेक में से मैंगो निकाल के दे दोगे? मेरी बात को सुनना और समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा मैंगो है, उसका छिलका उतारा, मैंने कहा मुझे मैंगो दे दो। क्या आप मुझे मैंगो दे दोगे? आवाज चाहिए। मैंने उसका मैंगो शेक बना लिया और अब कह रहा हूं मेरे को मैंगो दो। क्या अब मैंगो देना पॉसिबल है? उस मैंगो शेक में से आप मैंगो निकाल के दे दोगे? और क्या छलनी वलनी से छान मान के पॉसिबल है क्या? आवाज चाहिए। अब मैंगो देना पॉसिबल नहीं है, तो वो तो समझो मैंगो शेक तो समझो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। और छिलके वाला मैंगो नेचुरल फॉर्म। छिलका उतार के मैंगो एस या एस वाली फॉर्म। समझ में आ रही है मेरी बात? नेचुरल कौन सा है? जिसके साथ कुछ नहीं लगाया, जो जैसा था वैसा ही है। गो नेचुरल है। गो के साथ जैसे ही एस लगाया, है तो फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। आया सबको समझ में? आवाज चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डज कैसी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है लेकिन नेचुरल। डू कैसी फॉर्म है? डिड कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। क्या ये भी नेचुरल है? सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो डिराइव्ड है, नेचुरल तो है ही नहीं। आ रहा है सबको समझे? बोलो। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। अगर ये बात सबको समझ में आती है। 9th क्वेश्चन सही है। अब तुम जब पास्ट इंडेफिनेट पढ़ते थे ना, तो वहां पे तुम्हें रट्टा मरवाया जाता था कि जब पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनता है, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अरे क्यों आती है? उसका लॉजिक है।
कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की, क्या ये डू डज डिड में से कुछ है? क्या इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है? सारे बोल दो। क्या करना पड़ेगा? गोज। क्यों गोज क्यों नहीं? क्योंकि गोज नेचुरल नहीं है। चाहिए क्या अपने को? गो। आ रहा है सबको समझे? सारे बोल दो। फंडा क्लियर है क्या? बोलो इज एम आर वोज वर के साथ या तो आईएनजी या वर्ब की, या तो आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नेचुरल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसे हाँ वो तो है ही है। वो तो आप तब देखेंगे जब अपने को पता हो कि अपने को सिंगुलर प्लूरल चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे को डू डज दिख गया ना, मेरे को सब्जेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो नेचुरल फॉर्म ही चाहिए। आ रहा है सब कुछ सुने? आवाज चाहिए। ये सही है क्या? एट्थ सारे बोल दो। और ये सेवंथ डज के साथ नेचुरल है कम है? कम तो थर्ड फॉर्म होती है। कम केम कम होता है, तो कम तो थर्ड फॉर्म है। ये फर्स्ट भी यही है क्या? यही है तो फिर ये भी सही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर होगी बातें? आवाज चाहिए पक्का? कोई डाउट? मेरे को है, तुम्हें होते ही नहीं डाउट, इसलिए मुझे होते हैं। मेरा क्वेश्चन क्लास के कुछ समझदार बच्चों से। अब एक तो मैंने जैसे ही ये कहा ना क्लास के कुछ समझदार बच्चों से, आधों की गर्दन नीचे होगी। मतलब क्या था इस बात का? है ठीक है, आप बताओ। ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अपने हैज के बाद डन कर दिया, इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये क्या लिखा हुआ है? ये कब से हो गया? नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो नो से क्यों नहीं बनाया? क्या नो भी नेगेटिव ही होता है क्या? और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सिर्फ और सिर्फ, आवाज नहीं आ रही मुझे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, आवाज अभी भी कम है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब आ सकती हैं। दोबारा बोल दो, हेल्पिंग वर्ब। आवाज चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन उठते क्यों आ सकती है, अब इस क्यों का भी जवाब ले जाना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बहनें हैं, और दोनों ने कसम खाई है अपने बीच में कोई नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है दोनों बहनें हैं, और कसम क्या खाई है? अपने बीच में कभी भी कोई भी नहीं आएगा। लेकिन एडवर्ब तो इनकी माँ है, एडवर्ब तो इनकी माँ है। माँ तो पास में बैठ जाए कोई फर्क थोड़ी है, वो बीच में थोड़ी आ रही है, वो तो साथ में ही है। बीच में कोई नहीं आएगा का मतलब क्या है? कि अपने बीच में कोई दरार नहीं डलवा सकता, यही तो मतलब है। माँ कभी दरार थोड़ी डलवाती है। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। बोलो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई भी वर्ड आया है तो वो हमेशा एडवर्ब होगा, वो हमेशा एडवर्ब होगा। आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? अगर ये सबको समझ में आ रहा है तो यहां से सीख के जाना, ये जो नोट है ना, ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? एडवर्ब। आ रहा है सबको समझ में? आवाज चाहिए। अगर ये बात सबको समझ में आ रही है तो क्वेश्चन दूसरा था कि नो क्यों नहीं आया? जो नो होता है वो एडजेक्टिव होता है।
जो नो होता है वो क्या होता है? नो होता है एडजेक्टिव, और नोट होता है एडवर्ब। नो होता है एडजेक्टिव और नोट होता है एडवर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ने कसम क्या खाई है? हमारे बीच में अगर कोई आएगी तो वो कौन होनी चाहिए? एडवर्ब, अदरवाइज कोई भी नहीं आए। आ रहा सबको समझे? आवाज चाहिए? अब देखो तुमने जो छोटी छोटी बातें सीखी ना, इन बातों से देखो तुम्हें कितनी हेल्प मिलती है। देखो मैं 4-5 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड द नीडी। शी she has never come on time। ये 3 सेंटेंसेस, पहले तो इन 3 सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानो। ये तीनों मेन वर्ब, तीनों ही। ये यही कहानी है। आवाज चाहिए? अब तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हें एक बात पता है कि नेवर एडवर्ब होता है। तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हें एक बात पता है, इजीली एडवर्ब है। तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हें एक बात पता लग गई कि ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अगर ये सबको समझ में आ रहा है तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, या पीछे लिखा ही हुआ था, मुझे कोई ये बताएगा ये क्या है? मेरा क्वेश्चन है ये क्या है? ये है? कौन कह रहा है एडवर्ब? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में तो ये भी आया हुआ है। जब क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। आवाज चाहिए? यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट के अलावा क्या आया हुआ है? क्या आया हुआ है? एडवर्ब। समझ आ रहा है? तो देखो कुछ वर्ड्स अब अपने आप आपको पहचान में आने लग जाएंगे। भाई अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में अगर कोई भी चीज लिखी गई है तो 100% एडवर्ब होनी चाहिए। आ रही है बात समझे या जा रही है? होगी ही एडवर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई भी वर्ड है तो वो 100% एडवर्ब है। आया या गया? भाई ये क्वेश्चन था क्या? ये क्वेश्चन था? आवाज चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब उठ के सब्जेक्ट से पहले। अगर इसको सैंपल सिंपल बनाऊंगा तो सेंटेंस बनेगा यू हैव एवर विजिटेड जिंदल ज्ञान केंद्र, यही बनेगा। तो यू हैव एवर, तो हैव थी हेल्पिंग वर्ब, एवर होगी मेन वर्ब, और विजिटेड होगी एडवर्ब, विजिटेड होगी मेन वर्ब, और एवर हो गई एडवर्ब। आया या गया? आया या गया? क्या सीखा? बोलो इज़ेमार। फटाफट अब इज़ेमार वॉज वर्ब के बाद हमेशा या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। इज़ेमार वॉज वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस। हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? समझ में आ रहा है सभी को? बोलो डू डज डिड के बाद हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नेचुरल फॉर्म आएगी। और एक और भी तो कहानी बचती है। आपने हेल्पिंग वर्ब कितनी सीखी? 5 कैटेगरी में, तो 4 कैटेगरी तो पढ़ ली, 5वीं के बाद क्या करोगे? बोलो। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। बोलो। मॉडल्स के बाद, आवाज नहीं आ रही मुझे, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की नेचुरल फॉर्म आएगी। दोबारा, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? कौन सी फॉर्म आएगी? आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? तो आज तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का बहुत बड़ा फंडा एक क्लियर हुआ है। आज के बाद किसी भी सेंटेंस में जब तक हम आगे नहीं बढ़ते, जब तक हम सब्जेक्ट पे नहीं पहुंचते, हम ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हारा टास्क पता है क्या है? जब भी कहीं पे भी कोई सेंटेंस दिखे तो उसमें आपको मेन वर्ब ढूंढनी है और साथ में ढूंढनी है हेल्पिंग वर्ब, और फिर ये ढूंढना है कि क्या जो बातें हमने सीखी क्या वो अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर अप्लाई नहीं हो रही ना, तो कोई गड़बड़ है तुम्हारे सीखने में, क्योंकि अपनी बात तो 100% अप्लाई होगी। फंडा क्लियर हो गया? आज जो भी एडिटोरियल मिला हुआ है ना, उसमें तुमने यही कोशिश करनी है